हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूं ये समझ लीजिए कि एक रिवीजन क्लास होने वाला है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को 100+ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर प्रॉपर आप एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अगर पूरे वीडियो को वॉच करके जाते हैं तो निश्चित समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम में अच्छा होने ही होने वाला है। अगर आपका भी सपना है कि 35 में 35 सही करना है तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं करने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको लिख के रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1990 में, 2004 में, 2005 में, 2003 में। तो मैं बता दूं कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग होता कब? 1990 में। आपसे पूछा जाएगा कि जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1990 में। और कितने वर्ष के लड़की पे? तो याद रखिएगा कि 4 वर्ष के लड़की पे हुआ था। कितने वर्ष के लड़की पर? तो 4 वर्ष के लड़की पर पहला प्रयोग किया गया था। वो भी किसके लिए? तो एडीए की कमी को दूर करने के लिए। एडीए की अगर कमी हो जाता है तो एससीआईडी रोग हो जाता है। एससीआईडी मतलब, कहने का मतलब यह है कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र घट जाता है। यह होता है लसीकाड़ुओं में बीमारी। एडीए की अगर कमी हो जाती है तो हमारे लसीकाड़ू में एससीआईडी बीमारी हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला प्रयोग तो 1990 में हुआ था। अगर पूछ देगा कि कितने साल के लड़के पर हुआ था, तो 4 वर्ष के लड़के पर हुआ था। और किसकी कमी को दूर करने के लिए? तो एडीए की कमी को दूर करने के लिए। और एडीए कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है लसीकाड़ुओं में। एडीए को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डी एमिनेज। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन डी एमिनेज बोलते हैं। तो अगला और बता देते आप लोगों को कि जीन चिकित्सा क्या होता है। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीन थेरेपी। अगर अंग्रेजी दे देता है तो वो भी याद रखिएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज? जीन थेरेपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं तो जीन चिकित्सा वैसा विधि होता है जिसमें शरीर में कोई जो दोषपूर्ण जीन है, मतलब खराब हो गया है, उस जीन को निकाल कर उसकी जगह पर स्वस्थ जीन को हम डाल देते हैं। उसी को हम लोग जीन चिकित्सा कहते हैं। फिर से सुनिए, हाँ, जीन चिकित्सा वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में खराब जीन को निकालकर उसके जगह पर स्वस्थ जीन को डाल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? जीन चिकित्सा कहते हैं। तो यहाँ पे जितने पॉइंट मैं बताया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? ह्यूमन जीनोम परियोजना को एचसीजी के नाम से जानते हैं, एचजीपी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एचजीपी। इसकी जो शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा 1990 में हुआ था। ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो आपको याद रख लेना है कि ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में हुआ था। और समाप्ति कब कब हुआ था? तो याद रखेगा कि समाप्ति 2003 में हुआ था। टोटल समय कितने लगे थे? तो टोटल वर्ष 13 वर्ष लगे थे, जो कि आपको याद कर ही लेना है। शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 में। समाप्ति कब हुआ था? तो 2003 में। और आपसे पूछेगा कि कितना वर्ष लगा था, तो आपको बता देना है कि इसमें कितना वर्ष लगा था? 13 वर्ष लगा हुआ था। और आपसे पूछता है कि बताइए कि एचजीपी में टोटल खर्च कितना लगा हुआ था, तो आप लोग को याद रख लेना है कि 9 बिलियन, कितना? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ था। कितना? 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर एचजीपी परियोजना में खर्च हुआ था। इस बात को याद रख लेना है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि इसमें लगभग 3300 किताबें बनी थी। कितना? इसके बारे में अध्ययन किया गया था, तो 3300 किताबें लगभग बनी थी। किसके लिए? एचजीपी के लिए। यह भी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? शुरुआत कब हुआ था? 1990 में। खत्म कब हुआ था? 2003 में। खर्चा कितना लगा था? तो 9 बिलियन डॉलर अमेरिकी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना के बारे में किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक, जॉर्ज गेमो, नीरेंबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। वो भी कब बताया था? याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। और इन्होंने क्या बताया था? बी डीएनए के बारे में बताया था। यह भी याद रखना है
कि वाटसन और क्रिक जो बताए थे वो किस डीएनए के बारे में बताए थे, बी डीएनए के बारे में। और इन्होंने बताया था कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच एक हेलिक्स बीच 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 4.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मैंने 5 क्वेश्चन बताया, पांचों याद रखेगा। पहला क्या कि डीएनए के द्विकुंडली संरचना के बारे में वाटसन और क्रिक बताएं। कब बताएं? 1953 में बताएं। किस डीएनए के बारे में? तो बी डीएनए के बारे में। एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होते, ये भी आपको याद रखना है। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होता है 45, 47, 46, 22। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज? 45। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में जान लेना है कि यह मादा में होने वाला बीमारी है और इसमें क्या होता है? XO प्रकार की बीमारी गुणसूत्र बनता है। और इसमें क्या होती हैं, जो महिला में ये होता है वो महिला बांझपन हो जाती हैं। तो आप लोग को क्या क्या मैं बताया याद रखना है। आपको याद रखना है कि यह महिला में होने वाली बीमारी है। यह 100 प्रकार का गुणसूत्र बनता है और इसमें महिला क्या हो जाती है? बांझपन हो जाती हैं। और इसमें टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 45 होता है। देखिए मैं जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में बैठे तो आप बहुत ही बेहतरीन करें। मेरा यही मकसद है। अगला कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46, 47, 44 कितना होता है? तो आपको याद रखना है मानव में गुणसूत्र संख्या 46 होता है। अगर नर की बातें करेगा तो याद रखना है 44 प्लस में क्या होता है? XY होता है। अगर मादा के बारे में बात करता है तो आपको याद रखना है 44 प्लस में क्या होता है? XX होता है। याद रहेगा। तो ये आप लोग को राइट जवाब 46 होने वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या आपको याद रखना है 23 होती है। और युग्मक में कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा युग्मक में स्पर्म भी आते हैं जिसको शुक्राणु भी बोलते हैं, और ओवम भी आते हैं जिसको अंडाणु भी बोलते हैं। तो देखिए अगर पूछेगा कि अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है तो अब भी आपको 23 लगाना है। शुक्राणु पूछेगा तो अब भी 23 लगाना है। अगर युग्मक पूछेगा तब भी 23 लगाना है। लेकिन अगर मानव में पूछेगा तो आपको कितना लगाना है? 46 लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया कहलाता है अनुलेखन, अनुवादन, प्रतिकृति, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया प्रतिकृति कहलाती है। राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर। अगर डीएनए से एमआरएनए बन जाए, क्या बन जाए? तो डीएनए से एमआरएनए अगर बनता है तो आपको ध्यान रखिएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। और अनुवादन किसे बोलते हैं? तो एमआरएनए से क्या बन जाए? एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए तो इसको हम लोग अनुवादन कहते हैं। तो देखिए मैं तीनों के बारे में चर्चा कर दिया। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो प्रतिकृति, अगर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, अगर डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलेखन। और अनुवादन किसे कहेंगे? अगर एमआरएनए से क्या बन जाए? प्रोटीन बन जाए। तीनों याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आनुवंशिक कूट की संख्या कितना होता है? 64, 61, 3, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 64 होने वाला है। कितना होने वाला है? 64। जिसमें से 61 जो है ये कूट करते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए, और 3 जो है वो कूट नहीं करते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए। ये 3 कौन कौन होते हैं जो प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को बाधित करते हैं? तो UAA, UAG और UGA, ये तीनों याद रखना है। इसको समापन कोडोन कहते हैं। UAA, UAG, UGA, ये तीनों को बोलते हैं समापन कोडोन, मतलब प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को बंद करते हैं। तो अगर ऐसे पूछ दे कि प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को बंद कौन करता है, तो याद रखेगा कि ये हैं UAA, UAG, UGA। टोटल कितने हैं? 3 हैं। और 61 जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आइए कि हम लोग जान लेते हैं कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कौन करता है। तो शुरू करने वाला कोई प्रारंभन कोडोन होगा कि नहीं होगा? तो कोई प्रारंभन कूट जो होता है वो कौन होता है? याद रखेगा AUG होता है, या ये नहीं रहता है तो GUG होता है। तो देखिए ये तीनों दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को शुरू करते हैं, याद रखेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि ये प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को तो शुरू करते ही हैं, और ये दोनों को दो मिथेनिन को कोड करते हैं। अगर पूछ दे कि AUG किसको कोड करता है, तो आपको याद रखना है कि मिथियोनिन को कोड करते हैं। याद रखेंगे। इसके साथ मैं बता देता हूं कि आनुवंशिक कूट क्या होता है। तो देखिए आनुवंशिक कूट जो होता है 3 नाइट्रोजन क्षार से बना। देखिए 3 नाइट्रोजन क्षार AAA हो जाएगा,
या क्या हो जाए UAG हो जाएगा, या क्या UCA। ये टोटल 3 ही नाइट्रोजन क्षार से बना है। तो आपको याद रखना है आनुवंशिक कूट 3 नाइट्रोजन क्षार से बना एक आनुवंशिक सूचना होता है। और देखिए मैं एक बात और बता दूं कि इसके खोज कौन किया था, तो याद रखिएगा कि नीरेनबर्ग कौन किए थे, कौन किए थे, तो नीरेनबर्ग ने इसकी खोज किया था। और यह 3 नाइट्रोजन क्षार से बना था, इसीलिए इसको त्रिक बोलते हैं। और ये क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, ये भी याद रखिएगा। कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, माने सभी जीवों में मिलता है, भौमिक होता है। एक बात और मैं बता देता हूं इसके बारे में, यह कितने नाइट्रोजन क्षार से बना होता है, मैंने अभी बताया 3। यह कॉन्सेप्ट किसने बताया था, तो बताए थे जॉर्ज गेमो। कौन बताए थे, जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। ये भी आप लोग को याद कर लेना है, जो कि इंपोर्टेंट है। अगला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि भ्रूण के सभी अंगतंत्र कितने माह में बन जाते हैं, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 5 माह। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 3 माह। 3 माह में सभी अंगतंत्र बन जाते हैं। पहले माह में क्या बनता है, तो याद रखिएगा कि पहले माह में हृदय बन के तैयार हो जाता है। दूसरे माह में अगर चर्चा करेगा तो याद रखिएगा कि हाथ और पैर बन जाते हैं, हाथ एवं क्या हो जाते हैं, पैर और अंगुलियां बन जाते हैं, और सभी अंगतंत्र उसमें। और 5वें माह में क्या हो जाता है, सिर पे बाल आ जाता है। कहां पे आ जाता है, सिर पर बाल आ जाता है। और क्या, पहली गतिशीलता अनुभव होता है। याद रखिएगा 5वें महीने में क्या होता है, पहली गतिशीलता अनुभव होता है, और सिर पर बाल आ जाते हैं। और 6वां महीना के अंत में क्या हो जाता है, 6वां महीना में बरौनियां बन जाती है, पलके अलग अलग हो जाती है, और क्या हो जाता है सब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग के उदाहरण है, सिफिलिस है, लैंगिक मस्सा है, और क्या है, एड्स है, और इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी है। से इसका राइट जवाब सभी हो गया। इसके साथ साथ मैं और भी उदाहरण बता रहा हूं जो कि आपको हर हाल में याद रखना ही रखना है। क्या चीज, तो हर्पिस। हर्पिस किसका उदाहरण अगर पूछेगा तो याद रखिएगा यौन संचारित रोग का उदाहरण है। इसके साथ साथ क्लेमिडियता, क्लेमिडियता भी किसका उदाहरण है, तो ये भी आप लोग को याद कर लेना है किसका है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है। ट्राइकोमोनास्ता, ट्राइकोमोनास्ता भी किसका उदाहरण है, ये भी याद रखना है कि यौन संचारित रोग का उदाहरण है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि 3 ऐसे रोग हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, बाकी सबका इलाज है। देखिए अगर एड्स हो जाए तो एड्स एक क्या है बीमारी, मैंने अभी बताया कि एड्स बीमारी जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखिएगा यौन संचारित रोग है, या जननिक परिसर्प है। कौन सा, जननिक परिसर्प, ये भी यौन संचारित रोग का क्या है, उदाहरण है। और क्या, यकृत शोथ बी, कौन सा, तो यकृत शोथ बी, ये भी क्या है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है। और ये तीनों के तीनों ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर चाह के भी इसको ठीक करने की कोशिश करें तो ये ठीक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, HIV वायरस किस पर हमला करता है, बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर कोशिका, दोनों में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और HIV वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो एड्स बीमारी होता है। एड्स बीमारी में क्या होता है, हमारे टी हेल्पर कोशिका नष्ट हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है, टाइफाइड है, प्लेग है, डिप्थीरिया, निमोनिया, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कारण होता है। याद रखिएगा कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण होता है। और टाइफाइड में क्या होता है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बुखार आता है। और इसमें क्या, कपकपी लगकर बुखार आता है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि यह आंत में होने वाली बीमारी है। अगर पूछ दे कि टाइफाइड कहाँ होने वाली बीमारी है, तो आंत्र में होने वाली बीमारी है। क्या क्या, तो यह आंत में होने वाली बीमारी है। यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें 39 से 40 डिग्री बुखार रहता है, याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। और टाइफाइड के जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो याद रखिएगा इसके लिए बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा, बिडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी याद रखना है। निमोनिया के बारे में आप लोग को याद कर लेना है कि इसमें नाखून के रंग और जो ओठ दिखाई देता है ये भूरा से नीला हो जाता है। अगर भूरा से कैसा हो जाए, नीला हो जाए, क्या चीज, हमारे ओठों का रंग, नाखून का रंग, तो निमोनिया है। और निमोनिया होता किसके कारण है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है,
निमोनिया होता है। ये भी याद रखेगा। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, यह और क्या दम फूलता है, याद रखेगा। इनमें से कौन प्रोटोजुआ होने वाला रोग है? प्लाज्मोडियम, सामान्य जुकाम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ये होने वाला है प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजुआ से होने वाला, जिसमें प्लाज्मोडियम कारण कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है, याद रखेगा। और सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम क्या है? तो राइनो वायरस नाम है। लेकिन मलेरिया किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम के कारण। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए प्रॉपर, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो भाग रहे हैं। देखिए भागिए नहीं, प्रॉपर वीडियो को वॉच करके जाएंगे ना तो आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन होगा रिवीजन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हीमोजोइन किस बीमारी में निकलता है? मलेरिया में, टाइफाइड में, एड्स में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब मलेरिया होने वाला है। मलेरिया में क्या निकलता है? हीमोजोइन। कैसे निकलता है आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जब भी कोई मादा एनाफिलीज मच्छर, मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी गौर करिएगा आप लोग। मैं बोल रहा हूं कि जब हम लोग को मादा एनाफिलीज मच्छर हम लोग को काटती है तो क्या होता है? प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। और किस रूप में करते हैं? तो याद रखिएगा स्पोरोजोइट के रूप में। किस रूप में? तो स्पोरोजोइट के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी पूछ देता है कि प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में किस रूप में एंट्री करते हैं? तो स्पोरोजोइट के रूप में हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर में एंट्री करते हैं ये सीधे पहुंचते हैं लीवर के पास। कहां पहुंचते हैं? तो लीवर के पास। और लीवर के पास जाकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके आरबीसी पर अटैक करते हैं। कहां करते हैं? आरबीसी पर। और आरबीसी पर जैसे अटैक करते हैं तो हीमोजोइन निकलता है। और हीमोजोइन निकलने के कारण क्या होती है? कपकपी लगकर बुखार आती है। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग शरीर में मलेरिया किसके कारण? प्लाज्मोडियम कारण। और प्लाज्मोडियम किस रूप में प्रवेश किए थे? स्पोरोजोइट के रूप में। किस रूप में? अगर पूछ दे कि प्लाज्मोडियम किस रूप में प्रवेश किए तो स्पोरोजोइट के रूप में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि ये स्पोरोजोइट किस कहां जाके अपनी संख्या बढ़ाते हैं? तो लीवर में। किस पर अटैक करते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं पे। और उसके बाद से कौन सा क्या निकलता है? तो हीमोजोइन निकलता है। और हीमोजोइन निकलता है तो क्या होता है? कपकपी लगकर क्या होती है? बुखार आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं इसके पहले आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये बताइए टाइफाइड की जांच का नाम क्या है? और अगला एड्स के लिए कौन सा जांच कराया जाता है? ये भी कमेंट करके बताइए। अगर पढ़ने वाले हैं तो जरूर कमेंट करके बता के जाएंगे। देखिए प्रॉपर जो मेहनत कर रहा है वो निश्चित एग्जाम में बेहतर करने वाला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और इसीलिए तो मैं लंबा वीडियो बनाया ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाए। अगला है क्या कि मानव का दिमागी क्षमता कितना है? मानव मतलब अभी जो प्रेजेंट है कितना है? 1450, 1350, 600 से 900 सीसी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट 1350 है। और याद रखिएगा नियंत्रण मानव का कितना होता है? 1400। किसका? नियंत्रण का, याद रखिएगा। और वही आपसे पूछेगा इसका, तो होमो हैबिलस का है। किसका है? होमो हैबिलस का है। और उसके साथ होमो इरेक्टस का याद रखिएगा कि ये होमो इरेक्टस का दिमागी क्षमता है। ये भी आपसे पूछ सकता है भैया, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रूपांतरण सिद्धांत को किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शल, मार्था चेस, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, याद रखेगा। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है अपना प्रयोग कब किए थे? तो 1928 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। अब ये रूपांतरण सिद्धांत क्या है आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए रूपांतरण सिद्धांत आपको बताता है क्या कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है? तो फ्रेडरिक मिसर ने 1928 ईस्वी में डीएनए के एक आनुवंशिक पदार्थ है उसकी खोज के लिए प्रयोग किया था। वो भी किस पे प्रयोग किए थे? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर किए थे। किस पर? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए के एक पदार्थ है उसको खोजने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन सा सिद्धांत दिए थे? रूपांतरित सिद्धांत। कब दिए थे? 1928। किस पर काम किए थे? स्ट्रेप्टोफिलो न्यूमोनी पर किए थे। एक बात और मैं बता दूं कि इन्होंने 2 स्ट्रेन लिया था, एक आर स्ट्रेन लिया था और दूसरा उन्होंने क्या लिया था? एस स्ट्रेन लिया था। तो याद रखिएगा कि आर स्ट्रेन जो होता है
वो बीमारी पैदा नहीं करता है और एस स्ट्रेन बीमारी पैदा करता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस किस पर काम किए? वायरस, बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है बैक्टीरियोफेज। और मैं एक बात और मैं बता दूं कि इन्होंने अपना प्रयोग 1952 में किया था और इन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने बताया था कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। और उन्होंने किस पर काम किया? बैक्टीरियोफेज पर। कब काम किया? 1952 में। याद रखेंगे। एक बात और मैं पूछ देता हूं कि ये बताइए गंगा का जल क्यों नहीं सड़ता है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि गंगा का जल क्यों नहीं सड़ता है। अगला कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया था? वायरस, बैक्टीरियोफेलाई, ई कोलाई और क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन आंकड़ों के आधार पर एक्सरे निवर्तन बाद डीएनए को देखा गया? वाटसन, एक्यूरिक, मैरिस, मिलिंकन और रोजन और फ्रेडरिक मिशर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं, इन्होंने डीएनए के खोज किया है फ्रेडरिक मिशर। कब किए थे? तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में, याद रखिएगा। और उसका उन्होंने नाम क्या दिया था? तो न्यूक्लिन नाम दिए थे। डीएनए उस समय नाम नहीं दिए थे, क्या नाम दिए थे? न्यूक्लिन। ये भी याद रखिएगा। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज किया। कब किया? 1869 में। उसका नाम क्या रखे? न्यूक्लिन रखे थे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। यदि किसी डीएनए में एडेनिन 68% है, 38, तो साइटोसिन का प्रतिशत बताइए। एक बात और मैं बता देता हूं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन यूराथिल। ये देखिए साइटोसिन किसके साथ? ग्वानिन के साथ। तो देखिए इसमें एडेनिन दिया है 38, कितना दिया है? एडेनिन कितना दिया है? 38 दिया ना। तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर है ना, इसीलिए ए भी कितना हो जाएगा? 38। इन दोनों को जोड़े कितना हो गया? 66 हो गया। बचा कितना? टोटल 100 रहता है, जिसमें 66 चला गया तो बचा कितना? तो टोटल बचा आप लोगों को 34। और ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो ये ले लेगा 17 और ये ले लेगा 17। तो इसीलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 17%। और देखिए चारगाफ रूल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चारगाफ रूल से जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है कि यदि किसी डीएनए में साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन का प्रतिशत बताइए। मैंने अभी बताया था कि साइटोसिन और ग्वानिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो साइटोसिन 20% है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20%। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या है? 20% बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जीवाणु भोजी जिसे फाई 174 कहते हैं, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है? 53, 86 की बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। समझ गए? इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं जो कि आप लोग को याद रख लेना है। देखिए आपको याद रखना है जीवाणु भोजी लैम्डा में। किसमें? तो जीवाणु भोजी लैम्डा में, इसको जीवाणु भोजी लैम्डा बोलते हैं। तो जीवाणु भोजी लैम्डा में कितना पाया जाता है? 43,502 क्षार युग्म में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा इस्चीरिया कोलाई में कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि इस्चीरिया कोलाई में पाया जाता है 4.6 × 10⁶। और क्षार युग्म ये किस में मिलता है? तो याद रखिएगा मनुष्य के अगुणित में। किस में? मनुष्य के अगुणित में ये मिलता है इतना, जो कि आपको याद रख लेना है। प्लीज आप लोग को यहां से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि 2025 में आएगा तो आएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप पढ़ ही लेंगे। इग्नोर नहीं करेगा, जो इग्नोर करेगा वो अच्छा नहीं करने वाला है। अगला है कि थायमिन का दूसरा नाम कौन है? ए नंबर सही है कि बी कि सी नंबर की डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही है और इसकी भी चांसेस है कि 2025 में क्वेश्चन क्या हो जाए? आ जाए। इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि ये बताइए कि डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में? डीएनए में कौन सा ऐसा नाइट्रोजन क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, और आरएनए में कौन सा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? बताइए। अगला जेड डीएनए किसका कोड करता है? जेड डीएनए किसका कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसिड, परमिएज, ट्रांसएसिलेड, इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही है। जेड डीएनए जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है? कोड करता है। लेकिन वही आप लोग को इसके साथ साथ याद रखिएगा कि परमिएज को कौन करता है? तो वाई जीन करता है। कौन करता है? वाई जीन करता है, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा
कि जीन ए, कौन सा, तो जीन ए किसको करता है, तो ट्रांस एसिटाइलेज को करता है। और मुझे पता है कि यहां से भी क्वेश्चन एक आ रहा है, इसलिए प्लीज इसको बड़े ध्यान से इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि मानव जीनोम में कितना क्षार युग्म मिलता है, ए नंबर सही है कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन है, ए नंबर सही है कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जीन कौन होती है, तो डिस्ट्रोफिन होती है। और मैं बता दूं कि इसमें कितना क्षार युग्म मिलता है, तो 2.4 करोड़ क्षार युग्म मिलता है। अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि डिस्ट्रोफिन में कितना क्षार युग्म मिलता है, तो आपको बता देना है कि 2.4 करोड़ क्षार युग्म मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानव शरीर में किस गुणसूत्र पर सर्वाधिक जीन पाया जाता है, गुणसूत्र 1, गुणसूत्र वाई, गुणसूत्र 2, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है गुणसूत्र नंबर 1 पर क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। वो भी कितना, तो याद रखिएगा 2968, कितना, तो 2968 पाया जाता है। और सबसे अगर कम पूछता तो कम वाई पर पाया जाता है, कितना, 231। ये भी आप लोग को याद रखना ही रखना है, ना का सवाल नहीं है, आपको याद करके ही जाना है। अगर इग्नोर करिएगा तो फिर तो अच्छा नहीं करिएगा। अगला है कि बायोगैस निम्न में से कौन होते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसिटिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन न है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए प्लीज मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप खुद ही देख रहे होंगे कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है, ए नंबर सही है कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा किया जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि एसिटोबैक्टर एसिटाई एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। और याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस से कौन सा अम्ल बनाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। और आप लोग से मैं पूछूंगा 2 क्वेश्चन, अभी रुक जाइए। और देखिए लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक अम्ल। और एस्परजिलस नाइगर जो दिखाई दे रहा है, तो एस्परजिलस नाइगर एक प्रकार का कवक है। क्या है, कवक है, याद रखिएगा। और एस्परजिलस नाइगर से क्या बनाया जाता है, तो सीट्रिक अम्ल बनाया जाता है, याद रखिए। कौन सा, सीट्रिक अम्ल। ये भी आपको याद रखना है कि इससे कौन सा अम्ल, सीट्रिक अम्ल बनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि एस्परजिलस नाइगर से क्या बनाया जाता है, सीट्रिक अम्ल। एस्परजिलस नाइगर क्या है, कवक है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, उससे लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक प्रकार का जीवाणु है, जिससे क्या बनाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और एक बात और मैं बता देता हूं, कोलोएस्ट्रिडियम ब्यूटालियम, मैं बोल रहा हूं सुनिए, कोलोएस्ट्राडियम ब्यूटालियम वो एक प्रकार का जीवाणु है, जिससे ब्यूटिक अम्ल क्या किया जाता है, बनाया जाता है। 2 क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये बताइए कि दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु को मदद में लिया जाता है। इन दोनों का आंसर कमेंट में आना चाहिए। और जो पढ़ने वाला है वो जरूर कमेंट करके जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ने वाला है, सब लोग पढ़ने वाले हैं और सब लोग कमेंट करके जाएंगे और बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। और इसके साथ साथ और भी मैं बता देता हूं, आपको याद रखिएगा पीबीयू दूसरा, ये भी याद रखिएगा। और क्या, साल 1, ये भी क्या है, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम है। बॉम H1, ये बॉम H1 भी क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है। अगला क्या, पीबीयू1 भी ये क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है। ये आप लोग को याद कर लेना है। लेकिन एक बात और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं कि EcoR1 पहचान करता है किसको, तो GAA-TTC पहचान करके ही काटता है, जो कि याद रखेगा। और आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि ये बताइए सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है, जरूर कमेंट करके बताइए। अगला है कि जीवाणु कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है, लाइसोजाइम के द्वारा, सेलुलोज द्वारा, काइटिनेज द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है लाइसोजाइम के द्वारा। और देखिए पादप की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है किसके द्वारा, सेलुलोज के द्वारा। और कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है किसके द्वारा, काइटिनेज के द्वारा।
और मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित रुधि द्वारा स्थानांतरित होता है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। एक नंबर जो होता है वो लैंगिक के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलर्जी के लिए जिम्मेवार प्रतिरक्षी कौन है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और माँ के दूध में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी है, तो IgA है। याद रखिएगा, जिसको हम लोग अगर कोई भी माता का प्रसव होता है और शुरुआती दिनों में जो दूध निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और उस कोलोस्ट्रम में IgA की मात्रा बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा। और एलर्जी के लिए जिम्मेवार कारक कौन है, तो याद रखिए कौन सा है, IgE है। आपको याद रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे है कि मास्ट कोशिका, र काट दीजिएगा, मास्ट कोशिका से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन निकलने से क्या होता है, एलर्जी, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब एलर्जी होने वाला है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किनमें से कौन सा प्राथमिक लसिका अंग है, थाइमस है, अस्थि मज्जा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। और एक बात और मैं आप लोग को बता देता हूं कि अस्थि मज्जा जो होता है, ये अस्थि मज्जा में क्या होते हैं, जितने भी रक्त होता है इसका निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैनाबिनाइट्स के साथ फूलों के शीर्ष, पत्तियां और गंजापन मिश्रित करके बनाया जाता है, चरस, गांजा, सरिस, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से क्या होने वाला है, सभी होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को रिवीजन कराया, आप लोग बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।